हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़की की है जो 40 दिन तक अपनी हाथ गाड़ी ना चलाने की यानी मास्टरबेशन ना करने की प्रतिज्ञा लेता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है कि नहीं? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है 40 डेज एंड 40 नाइट्स। तो कहानी शुरू होती है मैट का नाम के एक छोटे लड़के से जिसके पास लड़की पटाने की निंजा टेक्निक है। एक दिन मैट रेस्टोरेंट में बैठा अपनी कुछ स्टडीज़ के लिए सर्च कर रहा होता है। अगले ही लम्हे वो देखता है कि वो अपने भाई के पास आया हुआ है। उसका भाई चर्च में प्रीस्ट लेने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो अपने भाई को बता रहा होता है कि उसके अपनी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ ब्रेकअप हो गया है। उसे भुलाने के लिए वो हर रोज़ अलग अलग लड़कियों के साथ पलंग तोड़ा करता है। पलंग तोड़ने के दौरान उसे हमेशा सीलिंग में क्रैक होते हुए दिखाई देते हैं जिसकी वजह से वो उस लड़कियों को चरण सुख नहीं दे पाता। मैट अपने भाई से उसकी मदद करने के लिए कहता है पर उसका भाई कुछ खास नहीं कर पाता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैट अपने फ्रेंड रायन के साथ रह रहा होता है। वो दोनों शाम को एक बार में जाते हैं। बार में मैट ऐसे ही चुटकी बजाकर एक लड़की को पटा लेता है और उसे अपने रूम में ले जाकर उसके साथ पलंग तोड़ना शुरू कर देता है। एक बार फिर से उसे पलंग तोड़ने के बीच में मैट को सीलिंग में क्रैक होता हुआ दिखाई देता है और उसकी फट जाती है। अगले दिन मैट अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वो वेब डिज़ाइनर की नौकरी करता था। कैंटीन में से एक आदमी से पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की एंगेजमेंट हो गई है। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए दौड़ा दौड़ा उस जगह पहुंचता है जहां निकोल की सच में एंगेजमेंट हो रही थी। उसे दुख तो काफ़ी होता है पर साला छिछोड़ा वहाँ फिर से एक और लड़की को पटा लेता है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। अगले सीन में फिर वो अपने भाई के साथ वो सब बताता हुआ दिखता है। इससे पहले कि उसका भाई उसे कुछ सुनाता मैट ऐलान कर देता है कि वो अपने पापों को धोने के लिए 40 दिन तक कुछ भी नहीं करेगा और ना ही अपनी हाथ गाड़ी चलाएगा। उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये करना आसान नहीं है। बड़े बड़े ढेर हो गए इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, लेकिन मैट ने ठान ली थी कि अगले 40 दिनों तक नो हाथ गाड़ी। अगले दिन वो अपनी कमरे में मौजूद सारी चीज़ें हटा लेता है जिसे देखने के बाद अंदर भूचाल आ जाए। मैट का पहला दिन काफ़ी आसानी से गुजर जाता है जिसमें वो पजल वगैरह सॉल्व करते हुए अपने दिन को काफ़ी क्रिएटिव बनाता है। इसको रायन आता है, वो उसे क्लब जाने के लिए कहता है पर मैट कहता है कि मुझे कपड़े धोने हैं, तुम जाओ। शाम को लॉन्ड्री में उसकी मुलाकात एरिका नाम की एक सुंदर लड़की से होती है। एरिका उसे घास डालने की काफ़ी कोशिश करती है पर मैट अब हो चुका था सख्त लौंडा। वो गूंगा होने का बहाना करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे अपना मुंह खोला तो अगले ही पल वो एरिका के साथ पलंग तोड़ रहा होगा। एरिका भी अगले हफ्ते इसी समय पर दोबारा मिलने का प्रोग्राम बनाकर वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे करके एक हफ्ता गुजर जाता है। मैट अपने काम पर भी ध्यान देने लग गया था जिसकी वजह से उसका बॉस भी उससे काफ़ी खुश हो गया था। उसी रात रायन अपने पॉर्न मैगजीन्स को देखता है। वो मैट से देखता है कि ये सब क्या है तो मैट उसे अपनी 40 दिन की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। अगले दिन ये खबर मैट के ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है। ऑल क्रेडिट गोज टू रायन। उसके दोस्त आपस में बेट लगाते हैं कि मैट कितने दिन तक खुद को रोक पाएगा। इस पर सट्टा वगैरह भी लगने लगता है। अगर मैट ने 40 दिन से पहले अपने हाथ गाड़ी चलाई तो सट्टा लगाने वाले को पैसे भी मिलेंगे। वो इसे इंटरनेट पर भी डाल देते हैं जिससे यह खबर सारी दुनिया में फैल जाती है। इधर इतनी बड़ी मामूरत चल रही होती है और मैट को इन सब के बारे में कानो कान कोई खबर नहीं होती। ऑफिस में मौजूद लड़कियों के बीच में भी काफ़ी ये बातें हो रही होती हैं। एक लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैट खुद को 40 दिन के लिए रोक पाएगा? दूसरी लड़की कहती है अजय 40 दिन? वो खुद को 40 मिनट तक भी नहीं रोक पाता। वॉच में मैट इधर अपने काम को पूरा करने में लगा होता है कि तभी उसके कैबिन में वो लड़की आती है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है पर मैट अपने आपको संभालते हुए खुद पर काबू पाकर वहाँ से चला जाता है। रात में वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर एरिका से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जी हाँ, इस बार मैट के मुंह से आवाज़ निकलने लगती है। एरिका बताती है कि वो एक कंपनी में एज अ असिस्टेंट जॉब करती है। एरिका जैसे लोगों ने ही हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। खैर अगले दिन मैट रायन को अपने और एरिका के बारे में बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि आज मैं एरिका के साथ डेट पर जा रहा हूँ। शाम को हम देखते हैं कि मैट और एरिका दोनों आपस में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों काफ़ी घूमते फिरते भी हैं, मौज मस्ती भी करते हैं। रात में जब मैट एरिका को उसके घर छोड़कर वापस जाने लगता है तब एरिका उसे किस करने वाली होती है कि मैट अपना बिछाड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस की कैंटीन में लंच कर रहा होता है तभी वहाँ मौजूद वेटर उसे उसकी डेट के बारे में पूछने लगता है। यह सुनकर मैट को काफ़ी हैरानगी होती है। किसे इसके बारे में कैसे पता? मैंने तो ये डेट वाली बात सिर्फ रायन के साथ ही शेयर की थी। वो इसे सोच में फंसा हुआ रहता है कि तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है। फिर उसे सारी की सारी कहानी एक्सप्लेन करता है और बताता है। वो उस ऑनलाइन सट्टे के बारे में भी उसे बताता है। इधर एरिका को भी मैट के इस ऑनलाइन सट्टे के बारे में पता चल जाता है। मैट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर एरिका उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि तुमने इस चैलेंज को 40 दिन पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। भड़का हुआ मैं घर आकर रायन को खूब झाड़ता है।
और उसे काफ़ी खरी खोटी भी सुनाता है। अगले हफ्ते जब मैट लॉन्ड्री पहुंचता है तब उसे एरिका की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने मैट को एक डिनर के लिए इनवाइट किया था। दोनों डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मैट की नज़र अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है जो कि अपने फियांसे के साथ आई हुई थी। उसे देखते ही मैट काफ़ी अपसेट हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक उसकी शर्ट पर गलती से आग लग जाती है और वह घबरा कर चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से निकोल भी उसे नोटिस कर लेती है। ये सब अफरा तफरी के बाद मैट एरिका को निकोल से मिलाता है। एरिका फिर निकोल को गुस्सा होते कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन फिर से दो लड़कियाँ मैट के कैबिन में आकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं, पर मैट जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करके वहाँ से निकल जाता है। वो अपने भाई को इस बारे में बताता है कि अब धीरे धीरे उसे सारी लड़कियाँ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो उसे कहता है कि इस सारे मामले के बारे में तुम्हें अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। इतने में उसके बाप उसे कुछ ज्ञान पिलाने लग पड़ते हैं। मतलब सब जगह मैट को सिर्फ हवा सी नज़र आ रही होती है। 35वें दिन उसका एक कलीग उसे एक गोली मिलाकर ग्लास में देता है। मैट जूस पीते पीते रह जाता है, लेकिन बदले में उसका बॉस जेरी वहाँ आकर उस जूस को पूरा पी लेता है। जूस अंदर जाते ही उसके बॉस के ऊपर उस गोली का असर होना स्टार्ट हो जाता है। इधर वही मैट को ढूंढते हुए आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर इस रात तुमने हाथ गाड़ी चलाए तो वो बैट जीत जाएगा और इनाम में से $18,000 मिलेंगे, जिसे वो उसके साथ हाफ ऑफ करने के लिए भी राजी है। ये सुनकर मैट के अंदर का छोटा सा जवाब दे देता है। वो एक सेक्सी मैगजीन को लेकर वॉशरूम में घुस जाता है। इधर वो बनकर काफ़ी खुश हो रहा था और ऑफिस में मौजूद सारे लोग वॉशरूम के बाहर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि वहाँ किसी की बारात आई हो। मैट मास्टरबेट करने ही वाला होता है कि उसे अपने बगल वाले कैबिन में किसी और के मास्टरबेट करने की आवाज़ आती है। उसे पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस था। वाइग्रा की वजह से उसने 3 बार लगातार मास्टरबेट कर लिया था। मैट वॉशरूम की खिड़की से निकलकर भाग जाता है और फिर वो एरिका से मिलने उसके घर जाता है। एक फूल के सहारे दोनों फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर से करते सो जाते हैं। सुबह जब एरिका की नींद खुलती है तब तक मैट वहाँ से जा चुका होता है। अगले दिन मैट को एक प्रेजेंटेशन में जाना होता है। वहाँ पहुँचते ही उसका छोटा चेतन खड़े होकर सबको सलामी दे रहा था। इसका बॉस इसलिए से वापस भेज देता है। इधर निकोल मैट से मिलने इसके घर आती है, जिसे देखकर मैट काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। दरअसल निकोल का अपने फियांसे के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो वापस मैट के साथ पैचअप करने के लिए आई थी, पर मैट फिर भी नहीं पिघलता। 38वें दिन फिर निकोल उसके पास आती है और बैट लगाती है, जहाँ से पता चलता है कि मैट ने 40वां दिन पूरा होते ही एरिका के साथ गवागप करने का प्लान बना रखा है। अब ये सुनकर निकोल को अंदर ही अंदर काफ़ी जलन होती है और वो कहती है कि 40वां दिन पूरा होने से पहले ही वो मैट का पानी निकाल कर ही रहेगी। उधर मैट का छोटा चिकन अब साक्षात हो चुका था। 40वें दिन मैट को बाहर लड़की नेकेड देखने लग पड़ी थी। वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने भाई के पास मदद के लिए जाता है, पर उसका भाई पहले से ही चर्च के अंदर लड़की के साथ सब कुछ कर रहा होता है। वो उसे सारी बात बताता है कि मुझे सब लड़कियां ही नेकेड नज़र आ रही, मैं क्या करूं? पर उसका भाई तो खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो तो उसकी क्या मदद करेगा। इसी रात मैट घर में खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी रायन एक कॉल गर्ल को लेकर वहाँ आ जाता है। वो कॉल गर्ल भी मैट को सेड्यूस करने लगती है। मैट रायन से कहता है कि मुझे बांध दो ताकि मैं अपने आप पर काबू पा सकूं। रायन भी इसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसे बांध देता है बेड से और अपनी कॉल गर्ल को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर एरिका रात को होने वाले दंगल के लिए तैयार हो रही थी। मैट को सपने में काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स आ रही होती हैं। दरअसल निकोल वहाँ आ रही होती है और मैट को बंदा देखकर ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने करती है। निकोल को मैट के कमरे से देखते हुए एरिका देख लेती है और ये सोचती है कि मैट ने उसे धोखा दिया। फिर वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इस कांड के कुछ दिन बाद लॉन्ड्री में एरिका की मुलाकात फिर से मैट से होती है। मैट उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर आखिरकार एरिका भी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रूम में जाकर एक दूसरे को पलंग तोड़ प्यार करते हैं। उसके रूम के बाहर हम उसके बाकी दोस्तों को देख पाते हैं जो ये बैट लगा रहे थे कि मैट कितनी देर बेडरूम में टिक पाएगा। और दोस्तों मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।